योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी जारी है। हालांकि औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा जिनकी पहचान फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है, वो ही होंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां करने वाले आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। शायद ये उनके पक्ष में गया है। भाषणों में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उन्होंने जोर शोर से उठाया है और खासतौर पर पूर्वांचल में राजनीति चमकाने वाले योगी आदित्यनाथ सिर्फ 44 साल के एक ऐसा युवा चेहरा जिसको तवज्जो दी है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। उत्तराखंड के एक गांव से निकलकर अजय सिंह कब योगी आदित्यनाथ बन गए पता ही नहीं चला। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े। अजय सिंह ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और अजय सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ और अजय सिंह यानी योगी आदित्यनाथ 26 साल के सबसे युवा सांसद बने। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कट्टर हिंदुत्व और तीखे बयानों को लेकर अक्सर विवादों में बने रहे। धर्मांतरित हिंदू वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो घर वापसी का है ये शुद्धि का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। 2007 के गोरखपुर दंगे के दाग योगी के दामन पर भी लगे, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती चली गई। दादरी हत्याकांड पर बयान के बाद योगी आदित्यनाथ फिर सुर्खियों में आए। कभी लव जिहाद तो कभी धर्म परिवर्तन को लेकर वो बेबाक अपनी राय रखते चले गए। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ। बावजूद उसके वो रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उनका सियासी रुतबा दिन ब दिन बढ़ता गया। 2014 में लगातार 5वीं बार गोरखपुर के सांसद बने। 5 जून 1972 को एक साधारण परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई दावेदार थे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। समीर, ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है और यहाँ पर देखिए लखनऊ में कितने समर्थक, कितने तादाद में समर्थक मौजूद हैं। अब बस इंतजार है कि जितने भी दिग्गज नेता वहाँ पर मौजूद हैं वो बाहर आए। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं और उनका नाम का औपचारिक ऐलान कब होगा, हर कोई खुश है। एक उल्लास का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है और जब बैठक चल रही थी तब से ही बाहर योगी योगी के नाम के नारे लग रहे थे। समीर, समर्थक काफी खुश हैं, पहले से ही वो ये मांग कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। आखिरकार इस रेस में योगी आदित्यनाथ आगे कैसे निकल गए? देखिए स्वाति, सबसे पहली बात समर्थकों की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि उनको अपने नेता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ सुनाई देता है। और ये आप जाहिर बात है, समर्थकों की जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, जो उनकी छोटी छोटी बाइट के रूप में हम जो सुन रहे हैं, उसमें साफ झलकता है कि वो जो बातें बार बार कह रहे हैं, जाहिर बात है कि जो सत्ता तक पहुंचने की जो राजनीति होती है, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि उसमें भले वो बड़े फायर ब्रांड, बड़े ही एग्रेसिव, आक्रामक और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पे नजर आए, लेकिन सत्ता करने की जो राजनीति होती है वो बहुत अलग होती है और वो समर्थकों के इस तेवरों से जाहिर बात है उससे अलग होगी। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा उदाहरण शायद आपको कोई इस वक्त मौजूदा दौर में देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात कि कैसे ये कहाँ से मतलब बतौर सांसद मुख्यमंत्री तक का जो उनका सफ़र रहा है वो कोई रातों रात का नहीं है। 1998 में जब पहली बार सांसद बने थे, हिंदू युवा वाहिनी का जब गठन किया था और उसके बाद लगातार अपनी आक्रामकता को बनाए रखते हुए बतौर हिंदुत्व चेहरे के तौर पे पूर्वांचल की राजनीति में खुद को मजबूत किया, स्थापित किया, जड़ें
भाजपा की भी काफ़ी मजबूत करी। और अब जब 2017 का जब चुनाव आया तो वो सब कुछ इनके पक्ष में नज़र आया, जहां इन्होंने मेहनत जी तोड़ करी, कई रैलियां करी, अमित शाह के साथ मिलकर कई रैलियों को वो जो भीड़ जुटाई, उस भीड़ को वोट में तब्दील करने में भी वो मेहनत करी। तो ये जो मेहनत करने का जो सिलसिला पिछले तकरीबन 20 साल का जो सफ़र रहा है, उसको देखते हुए जाहिर बात है कि अब जो पर्यवेक्षक रहे हैं वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस बात की सूचना ऊपर तक पहुंचाई होगी और काफ़ी समझने के बाद इस नाम पर एक मुहर लगी होगी, क्योंकि ये आसान नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। नाम कई थे, कद्दावर नाम थे, जिनको अनुभव भी था, जिनकी स्वीकार्यता भी थी, फिर वो चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर मनोज सिन्हा हो, क्योंकि इन नामों को लेकर कोई इस तरीके का विपक्ष नजर नहीं आता है, विरोध नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि नपा तुला दांव बीजेपी ने खेला है, एक ऐसे चेहरे को आगे करके जिसके साथ बड़े ही जुड़े हुए तमगे हैं, जैसे कि आप खुद उसका जिक्र कर रही थी और आप कुछ ऐसे बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, कुछ सुनाए भी दर्शकों को। लेकिन शायद ये बात भी, इस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब शायद ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जंग जीतने के लिए बीजेपी पूर्वांचल पर फोकस रखेगी। अब आदित्यनाथ पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और एक काफी पॉपुलर नेता भी। तो राकेश जी, ये उनको इसका इनाम मिला है आदित्यनाथ को? देखिए, इनाम तो अब अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की कोई कम जीत हुई है क्या? बहुत भारी जीत हुई है। बुंदेलखंड के तो 19 के 19 विधायक भाजपा ने जीत लिए हैं, कुल 19 सीटें 19 की 19 बीजेपी की झोली में गई हैं। इसी प्रकार से पूर्वांचल तो भाजपा की जो लहर चली है, देखिए ना, 403 में से 325 सीटें, बाकी बचा क्या? इक्का दुक्का इधर उधर सब बाकी दल आ गए हैं। तो ये पूर्वांचल को पारितोषिक नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति को पारितोषिक है। देखिए, इन चुनाव में मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। नोटबंदी के मार्फत जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग है, उनकी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद और जो कबायलीवाद माने जातिवाद, ये योगी आदित्यनाथ फकीर है। ये तो धर्म से फकीर है, नरेंद्र मोदी कर्म से फकीर है। तो जो मैं बार बार फकीरों की बात जो कर रहा हूं, तो ये जवाब है, ये नरेंद्र मोदी का जवाब है कि उत्तर प्रदेश में ना भाई भतीजावाद चलेगा, ना भ्रष्टाचार चलेगा। मैं ऐसा आदमी दे रहा हूं आपको जिसे ना पैसे से कुछ लेना देना है, जिसे ना अपने भाई भतीजावाद से कुछ लेना देना, ना परिवारवाद से कुछ लेना देना है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है राकेश जी। 5 बार से लगातार गोरखपुर के सांसद रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का ये लंबा राजनीतिक अनुभव और जो उनकी तगड़ी जमीनी पकड़ है, वो उन्हें कैसे मदद देगी? देखिए, मैंने उनका लोकसभा में भी जो परफॉर्मेंस है योगी आदित्यनाथ की देखी है। लोकसभा में योगी आदित्यनाथ ने कभी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाया। लोकसभा में सबसे ज़्यादा जोर जो योगी आदित्यनाथ का रहा, आप रिकॉर्ड उखाड़ करके देख लीजिए, पिछले 4 बार के उनके संसदीय जीवन का वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि गोरखपुर डिवीज़न में एनसेफेलाइटिस का बहुत प्रकोप रहता है, कृपया केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे, एम्स की शाखा वहाँ खोले, जो एम्स की शाखा खुली है। तो योगी आदित्यनाथ का जो परसेप्शन है उनके बारे में, वो बेशक हिंदूवादी हो, हिंदू राष्ट्रवादी का हो, लेकिन जिस प्रकार से आपको आश्चर्य होगा, अरे भाई, हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर हिंदूवाद के कितने बड़े प्रबल समर्थक थे, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में एथीस्ट थे, अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं थे। ये 2 विरोधाभास थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर हम देखते हैं तो मैंने उनका संसदीय जीवन का इतिहास बताया। 1-2 बार मुद्दे आए होंगे ऐसे, यानी 5 जो उनके चारों संसदीय काल का देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है लोकसभा में प्रेस दीर्घा से। तो लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया वो एनसेफेलाइटिस का उठाया, एम्स का उठाया कि एम्स बने गोरखपुर में। वाजपेयी सरकार के ज़माने से वो इस लगातार मांग करते आ रहे थे। तो देखना यही होता है कि उस व्यक्ति का अपना परसेप्शन क्या है। उसके बारे में परसेप्शन अलग बात है, लेकिन उसका अपना परसेप्शन क्या है। तो उत्तर प्रदेश को अगर एक ऐसा युवा राजनीतिज्ञ हैं,
भ्रष्टाचार से कोई लेना देना दूर दूर तक का उनका नहीं है, भाई भतीजावाद से कोई लेना देना नहीं है, परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदू संस्कृति का समावेशी स्वरूप का वो प्रवर्तक है, संवाहक है। वो साधु क्या जो आदमी आदमी में भेद करे। हमारे सबसे पहले तो साधु की परिभाषा तो यही है, उसके लिए किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, सभी एक बराबर होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जाति ना पूछो साधु की। जी जी, वाकई ये भी देखना जरूरी है यहाँ पर जो घटनाक्रम रहा है अभी तक का। और समीर, जैसा हमने देखा कई नामों की चर्चा हो रही थी, जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, और फाइनली योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग गई है। लेकिन पार्टी के अंदर खाने में भी कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा, कंफ्यूजन की स्थिति है, अटकलबाजी हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे समीर। तो ऐसे में जो डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। आखिरकार ये जो पूरा गणित है, ये कैसे अब आगे पार्टी बनाने की तैयारी में? समीर सुन पा रहे हैं हमें? समीर सुन पा रहे हैं हमें? जी, हो सकता है कि पार्टी अब 2 डिप्टी सीएम बनाए राज्य में। आखिरकार ये गणित किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये साफ है कि अब पूरे दिन भर का अगर आपने घटनाक्रम देखा हो तो लोग जिस तरीके से अमित शाह से मिल रहे थे, फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने खुद मनोज सिन्हा से बात किया, तो जाहिर है कि कोई विरोध का स्वर ना उठे, किसी खेमे की नाराज़गी ना हो, और सब कोई इस पूरी प्रचंड बहुमत जिसमें सबकी मेहनत शामिल है, तो सबको खुश रखने की, सबको साथ में लेकर चलने की जो नीति है, उसका शायद ये नतीजा हो कि 2 डिप्टी सीएम बनाकर रखें। क्योंकि किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि दिनेश शर्मा ने इस पूरी जीत में कोई कम भूमिका निभाई हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य। तो कोशिश ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी के एक बड़ा चेहरा है और पिछड़ा जो वर्ग है उसकी आवाज़ के तौर पे उभर के सामने आए हैं, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसी के साथ दिनेश शर्मा, जिन्होंने सबसे बड़ा ये एक तरीके से कैंपेन चलाया था जिसमें बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा था और वो संख्या जो है उसको लाखों तक पहुँचाई थी, तो उसकी अहमियत को भी देखते हुए इनको बतौर डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है। ये उनके काम की तारीफ और उसको इनाम के तौर पे भी देखा जा सकता है, और साथ ही सबसे बड़ा कि गुटबाजी ना हो, किसी का खेमा नाराज ना हो और कहीं से भी विरोध के स्वर सामने ना आए। तो ये उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। और साथ ही ये कि अगर आप इनको कोई और पद देते हैं, आप यूं भी अगर देखें कि योगी आदित्यनाथ को आपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख दिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य या फिर दिनेश शर्मा को आप दूसरा कोई मंत्री पद देते हैं। जी समीर, हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं संसदीय दल के बैठक की। ये अंदर की तस्वीरें हैं, विधायक दल बैठक की तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया जा रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है और यही इसका औपचारिक ऐलान। चलिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। देखिए, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बीच बीच में तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। बस इंतजार है कि कब योगी निकलेंगे बाहर, क्योंकि तमाम उनके जितने भी समर्थक हैं, तमाम बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता भी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ार वो भी कर रहे हैं मिठाई खाने का। हालांकि मिठाइयाँ बंटनी तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये देखिए वेंकैया नायडू वहाँ पर मौजूद हैं और अभिनंदन किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। 5 बजे से बैठक चल रही है, बस बेसब्री से सबको इंतजार है कि कब बाहर आएंगे और इसका औपचारिक ऐलान पर किया जाएगा। हालांकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। ये देखिए, मिठाई खिलाते हुए योगी आदित्यनाथ को कि हाँ, और ये विक्ट्री साइन भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जिसमें ये औपचारिक ऐलान ही है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे। 2:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे।
कल दोपहर 2:15 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि आखिरकार किसको कमान दी जाएगी, और संसदीय दल की बैठक बस लगता है समाप्ति हो गई है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं सभी जितने भी वहां पर नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के आने का। हमारे साथ बीजेपी लीडर राजीव जेटली जी भी अब जुड़ गए हैं इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ। राजीव जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कब? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरे उत्तर प्रदेश को मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इतना कंफ्यूजन या ये कैसे इतना सस्पेंस बना के रखा था पार्टी ने कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आखिरकार वो नाम सामने आ गया है। बहुत लंबे वक्त तक युवा नेता हमारे, बहुत लंबे वक्त तक जिनको लोग अपने क्षेत्र में पूजा भी करते हैं, एक टाइप से उनका बहुत सम्मान करते हैं और लंबे वक्त से वो लोकसभा सांसद बनते हुए आ रहे हैं। ऐसा चुनाव और मुख्यमंत्री जी के तौर पर जिस तरीके से यूपी की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अलग अलग माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करी कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी, पहली चॉइस थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ही थे। और आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न होगी इस बात को लेकर, क्योंकि उनका जहाँ पर कहीं झुकाव था, जो उनको अपने प्रिय नेता के तौर पर देखते थे, जिनका वो नेतृत्व चाहते थे, वो नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। और बहुत ही सक्षम, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही शार्प लीडर जो एक पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन भी मिला है और पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेकर चलने वाले नेता। तो हम केवल इतना ही बोलना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मैं आपको भी मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, जो सरकारी अव्यवस्थाएं चल रही थी, वहाँ पर जो नीतियाँ, नियम और जो सरकारी योजनाएँ नहीं पहुँच पाती थी, उनको एक वाहक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी योगी जी करेंगे अब। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि जो केंद्र की योजनाएं पहले कहीं रुक जाया करती थी, उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुंचती थी, लाखों करोड़ों रुपया जो केंद्र की तरफ से दिया जाता था वो बीच में कहीं ना कहीं खा जाया, उसका कहीं गबन हो जाया करता था। विकास के नाम पर जो खोखले दावे किए जाते थे, अब उनके अंदर पुष्टि लेके आनी है, उसको मजबूती प्रदान करनी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी आशाओं के साथ बैठी है योगी उनकी बातों तो राजीव जी, ये हम जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा अनुभव रहा है सियासी सफर और जो जमीनी पकड़ रही है, वो कैसे काम करेगी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, ये हम इसे मना नहीं कर सकते हैं। कुछ बयान जो उन्होंने दिए हैं उन सबको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे वो? देखिए, बयान की बात जब करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक साइकोलॉजी है, एक सोच है। वो सोच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो मेजॉरिटी है उसके हकों को दरकिनार करते हुए राजनीतिक सर्वाइवल की वजह से कुछ पर्टिकुलर जगहों पे या कुछ धर्म विशेष को, वो भी एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी कोई सहायता, उनको भी कोई ऐसे नहीं, अच्छा है वो आगे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से करती है, उसके नेतृत्व से करती है, उसी अपेक्षाओं पर आगे हमारे बढ़ेंगे, ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पंकज जी, काफी असमंजस रहा है, 2-3 दिन रहा, आज इस रहस्य पर्दा उठा है। नहीं, कहीं कोई असमंजस नहीं है, लेकिन उचित समय पर उचित निर्णय पार्टी लेती है। जब विधानमंडल दल का समय तय हुआ तो उसी वक्त यह निर्णय लोगों के सामने, नाम भी, चेहरा भी सामने आ गया। पंकज जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री तय हो गया, उप मुख्यमंत्री तय हो गया है, अब मंत्रियों के नाम है, उसमें पंकज सिंह का भी नाम है। नहीं, अब इसके विषय में तो ये सारा प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है और पार्टी का होता है, और मुझे तो अवसर दिया है विधायक के रूप में भी काम करने का जनता ने, पार्टी ने, मैं इसके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पंकज जी, सबसे प्रमुख काम क्या रहेगा यहाँ पर? सरकार आपकी बनी है, 14 साल का वनवास खत्म हुआ है। संक्षेप में मैं बस यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में बनाने का काम करेगी। यही हम सब लोगों का एजेंडा है और उसी में सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। पंकज, एक सवाल जरूर आता है कि इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, 14 साल के बाद आए हैं, एक सवाल जरूर आता है कि योगी आदित्यनाथ बने हैं, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं, उनको किस तरह से इस काफ़ी चुनौती, क्योंकि उनकी एक छवि है, उस छवि से बाहर निकलकर विकास के एजेंडे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाना है। नहीं, कई बार कि वो सांसद रहे हैं, लोगों का लगातार उनको जन समर्थन मिलता है और भारी जन समर्थन मिलता है, और सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बड़े उत्तर प्रदेश के पार्ट में उनको जन समर्थन मिलता है। और मैं समझता हूं कि और देश की
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हमारी जो शक्ति है उसके लिए भी वो आवाज़ उठाते हैं, अपने देश के गरीबों के लिए भी, प्रदेश के गरीबों के लिए वो निरंतर आवाज़ उठाते हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पंकज जी, आपके विरोधी जो विपक्षी दल है, हालांकि वो आरोप लगाएंगे, ऐसा कहा जाता है आप अगर विपक्ष में होंगे तो आप भी आरोप लगाएंगे जो सत्ता पक्ष का, लेकिन अभी से कहना शुरू कर दिया कि गरीब और विकास की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। योगी आदित्यनाथ वो बनाकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के बाद राम मंदिर को आगे लाएंगे 2019 तक। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं गरीबों के, उन्हीं किसानों के भी नेता हैं और जिन्होंने कि उनको एक बार नहीं कई बार इस गोरखपुर क्षेत्र से ही सांसद बनाने का काम किया है। तो लगातार वो तो विकास के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। यहाँ पर कई तरह की बातें होती थी, आप लोगों ने कैंपेन में कहा, पार्टी अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी है इसे खत्म करना है। काउ स्लॉटर का बात जो होती है, स्लॉटर हाउस की बात होती है और साथ ही कई तरह के विकास के एजेंडे की बात है। इसे कितना समय में आपकी सरकार जो बन रही है कल ओत लेगी? देखिए, जो हमारे संकल्प पत्र में है बिल्कुल उसी के अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी, सरकार काम करेगी, मैं समझता हूँ। और जो भी अपेक्षाएं जनता की, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। मैं बस अभी यही कह सकता हूं। आखिरी सवाल रहेगा पंकज जी, हालांकि अब ये पूछने का समय नहीं है, लेकिन एक बात जरूर आपसे बात हुई थी कि राजनाथ जी का भी नाम चल रहा था, उन्होंने मना किया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो भी वरिष्ठ नेता हैं। अब उन लोगों ने बैठकर वहां पर क्या तय किया उस पर तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं इस पर कमेंट करने के लिए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी वहां पर बैठकर वो सब लोगों ने तय किया होगा वह, और विधानमंडल के दल में जो तय किया वो अब आज हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हैं परम श्रद्धेय हमारे योगी आदित्यनाथ जी। आपको बहुत बहुत बधाई। पंकज सिंह को आप सुन रहे थे, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी लीडर भी हमारे साथ है। शायद थोड़ा अंदर खाने की बात हमें पता चल पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बरकरार था। योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगी है, कुछ और भी नाम कंटेंडर्स में शामिल थे। क्या ये पहले से ही नाम तय था कि आज के आज ही इस नाम पर मोहर लगी है? क्योंकि मनोज सिन्हा का नाम बीच में, फिर केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया था। विधायक दल की बैठक का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे सक्षम नेतृत्व, जब बड़े लीडर्स हमारे पास होते हैं तो उसमें से एक लीडर का चयन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जहां पर सामूहिक रूप से एक समन्वय बनाया जा सके और समन्वय के बाद एक ऐसा नाम निकल कर आए जो सभी को साथ लेकर चल सकता हो, उसके लिए हमारे विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक के अंदर ही निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक लीडर का ही नाम होता है, बार बार अलग अलग लीडर्स के नाम आगे आते हैं, क्योंकि सभी के पास नेतृत्व क्षमता होती है नेतृत्व प्रदान करने की। लेकिन जब चयन होता है तो उन बड़े लीडर्स के बीच में भी समन्वय बैठता है और एक सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया जाता है, जिस निर्णय के रूप में आपको आज योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा रोल प्ले किसका रहा है योगी आदित्यनाथ को चुनने के पीछे? उत्तर प्रदेश की जनता का रहा है। पार्टी के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी कोई निर्णय लिए जाते हैं सामूहिक लिए जाते हैं। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है, ये बड़ा संगठन है। संगठन कभी भी एक निर्णय के साथ नहीं चलता। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब कंसल्ट करते हैं तो सभी लीडर्स के साथ करते हैं। और यहाँ पर जो इतना बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारी लीडरशिप को सबको एक साथ लेकर चलना और सरकार की जो नीतियां हैं और अव्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश में फैली थी उसको दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना, ये सभी काम जिसके अंदर ज़्यादा क्षमता देखी जाती है सामूहिक रूप से, वो भी निर्णय लेकर उसी का नाम का चयन किया जाता है। और ये सभी जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ये बात देखी कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता की धड़कनों में रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और जनता का प्यार उनके साथ रहता है। और जो पार्टी संगठन के जो लीडर्स हैं, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको अभी कैसे समन्वय बनाकर साथ लेकर नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने चल रहा था अभी हाल फिलहाल तक, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। लखनऊ से मैं दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं इसके पीछे तक। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए, जी आपसे बात प्रसन्न है, उत्साह का वातावरण है। के माध्यम से यूपी का विकास, प्रशासन, गुंडा राज का पहला फैसला क्या लिया जाएगा? अभी कल शपथ होने दीजिए। आज तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाते पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में निर्णय हुआ है और
आभार प्रकट करते हैं कि हम लोग हुआ है सर आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में एक मेरा नाम है, एक दिनेश शर्मा जी का नाम है, तो 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। हिंदुत्व के बड़े चेहरे को प्राथमिकता लोक कल्याण संकल्प महंत आदित्यनाथ को केशव जी महंत आदित्यनाथ को कर लेना यार क्या कर रहे हो। महंत आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके जरिए क्या संदेश भाजपा देना चाहती है? अब वो प्रतीक्षा करिए, संदेश नहीं हम लोग काम करना चाहते हैं। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी और तो 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। राजीव जेटली जी, क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से एक बड़ा प्रदेश माना जाता है और बड़े प्रदेश के अंदर बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए होता है। वैसे तो हमारे पास मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं जो प्रदेश के कोने कोने में जनता की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन जब भी हम सीनियर लीडरशिप की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन चारों कोने से आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हर जगह से आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हर क्षेत्र के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि उनके प्रदेश को भी एक बड़े लीडरशिप के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है और ऐसे बड़े प्रदेश के अंदर जी इस बीच केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं। मनाया गया है, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई। प्राथमिकता क्या होगी योगी? प्राथमिकता क्या? लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। अच्छी बात है, ये जो काम करने के लिए एक अच्छी टीम दिया है पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ये कहाँ गए योगी माथुर साहब वगैरह कहाँ गए? ऊपर कहाँ पे सर क्या हो गया? नमस्कार। सर्व समिति से आदरणीय योगी जी को नेता चयन किया गया और 2 उप मुख्यमंत्री तय किए गए, केशव प्रसाद जी मौर्य और दिनेश शर्मा जी। चलिए, अब मेरे सहयोगी समीर दीक्षित का रुख कर लेते हैं। समीर, अब कल ओथ सेरेमनी होने जा रही है। मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम के नाम का ऐलान तो कर दिया गया है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम और दिनेश शर्मा डेप्यूटी सीएम है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बाकी कौन शामिल होगा कैबिनेट में, इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। ये नाम कब तक सामने आ सकते हैं? इस पर भले ही अभी चर्चा ना हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि करीब 2 दर्जन ऐसे नाम हैं जिनको कल मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसको लेकर नामों की जो सूची है वो कल ही सामने आएगी। अभी तो जो सबसे बड़ा सस्पेंस था कि आखिर उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी, उस पर से पर्दा उठा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब योगी आदित्यनाथ, पर्यवेक्षक और 2 डिप्टी सीएम ये मिलकर तय करेंगे कि आखिर किन लोगों को शामिल करके ये टीम बनाना है, क्योंकि उसके बाद जो है सभी की मेहनत को शामिल करना, उनको उनका वाजिब इनाम देना या मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये तय किया जाना है। और इसमें माना यह जा रहा है कि करीब 2 दर्जन ऐसे नाम हैं जिनको आगे लाया जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी राजीव जेटली जी, यूपी कैबिनेट में कैसे चेहरों को शामिल किया जाए, कैसे चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, पहली बात तो इस चुनावों में एक संदेश बहुत क्लियर गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जब ये कास्ट, धर्म, सारे बैरियर तोड़े, महिला पुरुष ये बैरियर तोड़े, तो ये सरकार का भी हमारा दायित्व बनता है। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है बाकी अलग अलग पार्टी के। नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरकार ने योगी आदित्यनाथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अगर ये इमेज गई कि केवल से सरकार सांप्रदायिकता और वोटों के लिए आई है, तो हम 6 महीने का समय करके किसी भी समय सड़क पर उतर सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं और हम उत्तर प्रदेश का माहौल जो है उसको नहीं बिगड़ने देंगे। ये समाजवादी पार्टी का संकल्प है और इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, वो स्वरूप को बनाए रखने में हम अपनी मुख्य अहम भूमिका अदा करेंगे। सर, जिस तरह चुनाव के टाइम पे जो आरोप लगे थे योगी आदित्यनाथ हो और साक्षी मान लोगों पे पोलराइजेशन के जिस तरह के बयान आए थे, तो उसको मद्देनजर अगर रखें और फिर सीएम की जिम्मेदारी, तो आपको लगता है कि देखिए, हमने पहले कहा कि मुझे उम्मीद है वो अपने स्वरूप को बदलेंगे, अपनी इमेज को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और एक नई जिम्मेदारी मिली, क्योंकि शुरू में जिम्मेदारी लेते ही हमारा विरोध करने का कोई इरादा नहीं है, बीजेपी की सोच है। लेकिन जो मैंने कहा
कि उत्तर प्रदेश के अगर माहौल को खराब करने का काम अगर सरकार करेगी या केंद्र सरकार ने इस हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो कि माहौल बिगाड़ कर एक वोटों का ध्रुवीकरण करके हम 19 का चुनाव जीतेंगे, इसको हम नहीं सफल होने देंगे। राजीव जेटली जी, नरेश अग्रवाल के इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दुकानें जो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बंद कर दी थी, ये अभी भी कहीं ना कहीं अपनी छोटी छोटी रेडियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस तरीके की बयानबाजियों से अब इन्हें बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता का मैंडेट के खिलाफ जाकर अगर ये बात रखी जा रही है तो ये बहुत जल्दी सिमटने वाले लोग हैं। और मैं अभी तो चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि एक राष्ट्रीय दल के जो लीडर हैं उन्होंने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया। पहले हम सोचते थे कि बाकी सब रीजनल पार्टियां, एक पार्टी तो कम से कम राष्ट्रीय है, लेकिन वो तो राष्ट्रीय पार्टियों से भी छोटी नज़र आ रही है। तो अभी सभी लोग मिलकर अगर इस तरीके से जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे और ये अपनी तथा कथित धर्म निरपेक्ष दुकानों को चलाने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश आप देखिएगा 2019 के अंदर ये अभी 1444 तक थे, ये सिमट कर 4 पर ना रह जाए। और मुझे तो ये भी अंदेशा है कि अब वो 4 भी इनको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो ट्रेलर दिखाया है इसमें 2017 में, वो ट्रेलर 2019 का है और 2019 में इनको इनका असली आईना देखने को मिलेगा। बाकी जो बची खुची कसर थी वो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही पूरी कर दी है। राकेश कपूर जी, क्या कहेंगे नरेश अग्रवाल के इस बयान? देखिए, नरेश अग्रवाल का एक ये बहुत घबराया हुआ बयान है। योगी आदित्यनाथ कोई स्वामी करपत्री जी महाराज नहीं है जिन्होंने अपनी अलग से राम राज्य परिषद पार्टी बना ली है। अरे ये देश तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ये देश का, इस मुल्क का बंटवारा हो गया। उसके बावजूद हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारी जो समावेशी संस्कृति है भारत की, जिसको हम हिंदू संस्कृति कह सकते हैं, वो अपने बावजूद पूरे वक़ार के साथ खड़ी रही, वो पूरे अपने शौर्य के साथ, पूरे गौरव के साथ खड़ी रही। ये क्या बात करते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ कर देंगे? बेशक योगी आदित्यनाथ के बारे में जैसे लव जिहाद और ये घर वापसी ऐसे आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन वे कुछ संकीर्णतावादी दायरे में चलाए गए आंदोलन नहीं थे, ज़बरदस्ती थोपे गए आंदोलन नहीं थे। ये बात भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने जिस प्रकार से, जैसे मुझे तो नरेश अग्रवाल जी की बात पर प्रतिक्रिया देने में सच्चाहट इसलिए है कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में वहाँ के पुलिस थानों को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया और वहाँ पर यह हो गया कि इस धर्म के लोगों की जो FIR है वो लिखी ना जाए। ये क्या दरोगाओं को जलील किया गया। मतलब जो कानून के हुक्म मानने वाले लोग हैं उन्हें सत्ता का गुलाम बना दिया गया। पुलिस किसी की गुलाम नहीं होती है, पुलिस कानून की गुलाम होती है। और इनको ये मैं उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो मुझे बयान लगता है ये बचकाना बयान है। ये बयान कोई परिपक्व बयान नहीं है। हमें योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने 4 संसदीय काल में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो एन्सेफेलाइटिस बुखार का उठा रहे, वो प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आए थे। तो आप देखिए तो सही कि आप ऐसे ही कमेंट कर देना। अब जब जो बात हुई है इस देश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हम अगर इसी प्रकार से करते रहेंगे, लेकिन ये जो फैसला आया है ये जातिवाद के खिलाफ आया है, ये कबायली राजनीति के खिलाफ आया है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आया है, ये भाई भतीजावाद के खिलाफ आया है, ये परिवारवाद के खिलाफ आया है। लेकिन जो सामाजिक समीकरण है उसको ठीक है, जो सामाजिक समीकरण है उसको कैसे ठीक करेंगे राजीव जेटली जी? देखिए, सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही सभी ये जितने भी हमारी जात पात के बैरियर थे जनता ने तोड़े। ये जो धर्म के बैरियर थे जनता ने तोड़े। जो पुरुष और महिलाओं के बीच का भेद था वो जनता ने तोड़ा, वो पुरुष और महिलाओं ने तोड़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं ने जिस तरीके से अपने धर्म और जाति से बंधन से टूटते हुए आगे बढ़कर उन्होंने समाज के उत्थान की बात करी। तो पहली हमारी ज़रूरत ये है कि जो भी सरकारी नीतियाँ, हमारी केंद्रीय सरकारी नीतियाँ हैं, हमारी प्रदेश की सरकारी नीतियाँ होंगी, उनको जनता तक पहुँचाना। उत्तर प्रदेश की जनता के पास बिजली नहीं थी, उत्तर प्रदेश की जनता के पास पानी नहीं था, उत्तर प्रदेश की जनता के पास रोजगार नहीं था। पहली सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें उन सब बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना है। और उसके बीच में आप देखिए जिस तरीके के बयान दे रहे हैं। आपसे बात कंटिन्यू रखें, लेकिन चेतन चौहान भी बीजेपी विधायक चुने गए हैं पार्टी से, यूपी के, इतनी बार वो एमपी रह चुके हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनको प्रदेश की कमान सौंपी है। इतने सारे वायदे किए गए हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, रोमियो स्क्वाड की बात कही गई है, किसानों की बात कही गई है। ये सब
कितना जल्दी पूरा हो सकता है और क्या भरोसा देंगे यूपी की जनता को? देखिए, अभी माननीय योगीनाथ जी कह रहे थे, आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि बड़ा मैंडेट मिला है, बहुत बड़ी हमको जो है जिम्मेदारी हमको दी गई है और ये जिम्मेदारी हमको पूरी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि सबके संज्ञान में भय, भू, भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ जो चुनाव घोषणा पत्र हमने जारी किया है वो चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, वो संकल्प है। एक प्रकार से हमने संकल्प लिया है कि ये जो हमने घोषणाएं की हैं ये संकल्प के रूप में हम पूर्ण करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकल्प के हिसाब से ही ये जो भी घोषणाएं हुई हैं ये पूर्ण करेगी। विकास का एजेंडा सबसे जी राजीव जेटली जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन उस बीच ये समझना चाहेंगे क्योंकि जैसी छवि रही है योगी आदित्यनाथ की, अब नजर सबके 2019 के लोकसभा इलेक्शंस पर है, तो क्या आने वाले समय में बीजेपी हिंदुत्व पर ही इलेक्शंस लड़ेगी? देखिए, हम बार बार कई बार इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, हिंदू को ऐसे देखा जाता है जैसे वो इस देश का नागरिक ही ना हो, जैसे उसका इस देश के संसाधनों के ऊपर कोई अधिकार ही ना हो। जब भी संसाधनों की बात की जाती है तो उसको भी राजनीतिक समीकरण के साथ जोड़कर की जाती है, घोड़ा भाग कर की जाती है, लोगों को बरगलाने के लिए की जाती है, उनको हक दिए नहीं जाते लेकिन बताया जाता है कि पहला अधिकार आपका है। अगर उसको सामूहिक रूप से, संपूर्ण रूप से पूरे देश को देना है तो आपको एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो दूरदर्शिता रखता हो, केवल नारों के ऊपर अपना सर्वाइवल ना करे, केवल जाति विशेष या धर्म विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी राजनीतिक सर्वाइवल ना करे। और योगी आदित्यनाथ जी पहले से जो बात करते आए हैं, देखिए आपने अगर बहुत सारी ऐसी जिसको आप कंट्रोवर्शियल बातें कहते हैं, अगर उनको भी गहराई में जाकर बोलेंगे तो उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी देकर स्पष्ट किया कि वो ये नहीं चाहते कि कोई धार्मिक रूप से एक दूसरे धर्म के भी साथ ना जुड़े, चाहे वो किसी भी बंधन में कोई जुड़ता हो। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर कोई जुड़ता है तो उसको सम्मान भी मिले, और अगर वो दूसरे कोई धर्म से दूसरे धर्म पर जाता है तो उसको एक सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। तो बहुत ही लिबरल बातें उन्होंने करी हैं। लेकिन अगर इन लिबरल बातों को आप कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी कम से कम छवि, उनके व्यक्तिगत विचार जो उनसे हैं वो प्रदेश की जनता के सामने आ रहे हैं, वो देश की जनता के सामने आ रहे हैं। राजीव जी, आदित्यनाथ योगी हैं, योगी आदित्यनाथ उनका नाम है। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया करती थी, अब यही आरोप आपके पार्टी पर भी लग सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी और धर्म से आता हो, अगर वो धर्म पर आस्था रखते हुए समाज की सेवा करना चाहता है तो मुझे लगता है इससे प्रदेश की किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहता है और अपने ही धार्मिक लोगों को, जिस धर्म से वो आते हैं, उनका तुष्टीकरण करना चाहता है, उनको वो ज़रूरतें नहीं पहुँचाना चाहता, केवल बरगला के रखना चाहता है। मैं तो एक बात बोलूंगा, बहुत लंबे वक्त से इस देश में चलती थी, जिसकी तर्ज पर राजनीति चलाई जाती थी कि भूखे को इतना भूखा रखो कि खाने के अलावा ना सोच पाए, इतना भी ना रखो कि बगावत पर उतर आए।